क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपको समझाया जा रहा था, जिसमें सबसे पहले हमने बताने का प्रयास किया था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसे प्रयोगों द्वारा सिद्ध करना है। इसी कड़ी में सबसे पहले हमने ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग आपको समझाया था। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसके आधार पर यह समझाने का प्रयास किया गया था कि वास्तव में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन बहुत भली प्रकार से इसे स्पष्ट नहीं किया जा सका। इसी कड़ी में फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट, जिसे एवेरी, मैक्लिओड और मैककार्टी ने दिया था, इसके आधार पर भी समझाने का प्रयास किया गया कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इस परिणाम से स्पष्ट हो गया था कि वास्तव में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन बाद में एक तीसरा एक्सपेरिमेंट भी 1950 में दिया गया, जिसे हर्शे और चेज ने दिया था। इन्होंने भी ये सिद्ध करने का प्रयास किया था कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि 1902 में शटन और बावेरी ने प्रस्तावित किया था कि आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित होती हैं, और गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें 40% न्यूक्लिक एसिड और 60% प्रोटीन होती है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड में से कोई एक पदार्थ ऐसा है जो आनुवांशिकी से संबंधित होता है। सब्सटेंस which stores biological information in a coded form transfer it to next generation and causes its expression in the offspring। अर्थात कोई ऐसा पदार्थ जो अपने अंदर में बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को समाहित रखता है, और वही पदार्थ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने जानने का प्रयास किया कि वह पदार्थ कौन सा है जिसके माध्यम से आनुवांशिक सूचनाएं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं। इसी को सिद्ध करने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया था कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, जिसमें आपने पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का बैक्टीरिया का रूपांतरण प्रयोग पढ़ चुके हैं, और दूसरा एवेरी, मैक्लिओड और मैककार्टी का प्रयोग भी आप समझ चुके हैं, और आज तीसरा एक्सपेरिमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे हर्शे और चेज ने 1950 में दिया था। आइए जानते हैं हर्शे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, जिसके आधार पर यह सिद्ध हो सका कि वास्तव में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सर्वमान्य रूप से सिद्ध करने का श्रेय अल्फ्रेड डी हर्शे तथा मार्था चेज, जिन्हें हम संक्षिप्त में हर्शे और चेज के नाम से जानते हैं, 1952 में इश्चेरिचिया कोलाई, जिसे हम ई कोलाई भी कहते हैं, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज के जीवन चक्र के अध्ययन द्वारा यह सिद्ध किया कि संतति यानी प्रोजेनी जीवाणु भोजियों में जनक जीवाणु भोजियों का केवल डीएनए ही ट्रांसमिट होता है। ये जीवाणु भोजी केवल ई कोलाई जीवाणु की जीवित कोशिका के अंदर ही जनन कर सकते हैं। इसके लिए हर्शे और चेज ने दो अलग अलग प्रयोग किए, जिनमें जीवाणु भोजी T2 के डीएनए और प्रोटीन को चिन्हित किया गया। डीएनए में फास्फोरस तो होता है,
लेकिन सल्फर नहीं पाया जाता। और इसके विपरीत प्रोटीन में सल्फर होता है लेकिन फास्फोरस नहीं पाया जाता है। इसी आधार पर इन्होंने डीएनए के लिए फास्फोरस 32 तथा डीएनए के लिए फास्फोरस 32 का, जबकि प्रोटीन के लिए यस 35, ये दोनों ही समस्थानिक होते हैं, का चिन्हांकन किया। फास्फोरस 32 से चिन्हित किए गए जीवाणुभोजियों को ई कोलाई की कोशिकाओं के साथ मिश्रित किया गया। कुछ समय पश्चात जब इन्होंने मिश्रण का अध्ययन किया तो पाया कि संतत जीवाणुभोजियों में भी फास्फोरस 32 ही पाया गया है। एक अन्य प्रयोग में हर्शे और चेज ने यस 35 से चिन्हित किए गए जीवाणुभोजियों को ई कोलाई कोशिकाओं के साथ मिश्रित किया और कुछ समय पश्चात इस मिश्रण का अध्ययन किया तो पाया कि संतत जीवाणुभोजियों में यस 35 की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध थी। इन प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि डीएनए जनक जीवाणुभोजियों से संतत जीवाणुभोजियों में संचरित होता है, जबकि प्रोटीन संचरित नहीं होता। अतः कम से कम जीवाणुभोजियों में तो डीएनए ही आनुवांशिक द्रव्य होता है। आपने स्क्रीन पर बैक्टीरियोफेज के डायग्राम को देख रहे हैं और उसके नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि एक जीवाणु है जिसे इश्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई कहते हैं। पहले वाले डायग्राम में बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल पर आता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल में छोड़ देता है। निष्कर्ष में लिखा है नो सल्फर डिटेक्टेड इन सेल और प्लस सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनाटेंट। तो सल्फर बैक्टीरियल सेल में नहीं है जबकि सुपरनाटेंट में है। दूसरे डायग्राम में देखा गया है बैक्टीरियल सेल पर बैक्टीरियोफेज बैठ रहा है, ब्लेंडिंग होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। यहाँ पर फास्फोरस डिटेक्टेड इन द सेल्स और नो फास्फोरस डिटेक्टेड इन सुपरनाटेंट। इस तरह से ये निष्कर्ष निकाल लिया कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इस प्रकार से डीएनए को जेनेटिक मटेरियल सिद्ध करने के लिए कई सारे प्रयोग किए गए। उनमें से हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। आज के टॉपिक का यही पर्पज उद्देश्य था कि आपको ये बताया जा सके कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है और इन प्रयोगों से अब ये सिद्ध भी हो गया है। आप जैसा जानते हैं कि डीएनए में फास्फोरस तो पाया जाता है लेकिन सल्फर नहीं पाया जाता है, जबकि प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, फास्फोरस नहीं पाया जाता है। इसी के आधार पर ही उन्होंने प्रयास किया कि ये पता चल सके कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। अपने इस प्रयोग के माध्यम से वो सफल हुए और सिद्ध कर सके कि वास्तव में प्रोटीन तो कतई डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल केवल डीएनए ही होता है। इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अगले टॉपिक के माध्यम से अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो के माध्यम से डीएनए के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।